तो कल काफ़ी सारी चीज़ें हमने सुनी, समझी और समझ में आया कि तनाव का कारण क्या है हमारे जीवन में। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्हें रियलाइज़ हुआ कि बहुत गड़बड़ चल रही है लाइफ में। लाइफ बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ चीज़ें ना समझने के कारण लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हमने बना ली है। कितने लोग हैं जिन्हें ये रियलाइज़ हुआ। अच्छा, पहली बात, कल कौन कौन आए थे? नहीं, उस ज़्यादा देना, मुझे वो दिखता नहीं है, तो उसके हिसाब से मैं एडजस्ट करूँगा। ओके, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं, ओके। तो कल कितने लोग थे जो कल आए थे? हाथ उठाए। ऑलमोस्ट। चलिए, थैंक यू। अपने लिए एक जोरदार ताली बजाइए कि आपने अपने लिए दूसरा दिन निकाला है। दूसरों के लिए तो आप बहुत कुछ करते होंगे, लेकिन आज कुछ आपने अपने लिए किया। और पहली बार जो आज आए हैं वो हाथ उठाएं। काफी लोग जो हैं वो पहली बार भी आए हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। तो मैं क्विकली रिवाइज करूंगा, कल हमने क्या सुना और समझा, और आज हम क्या सुनने और समझने वाले। ठीक है जी। तो कल हमने तनाव के कुछ मुख्य कारण जाने थे, जिसमें सबसे पहले हमने क्या समझा था कि पहली जो सोच है हमारी कि हमारे पास सुविधाएं हो, धन हो, दौलत हो, इज्जत हो, शोहरत हो, अच्छी नौकरी हो, अच्छा परिवार हो, ये सब कुछ हो तो जीवन में कभी भी तनाव नहीं हो सकता। लेकिन पता चला कि इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जीवन में जो तनाव का रूप बन सकते हैं। पहला जो हमने जो समझा वो ये था कि हम चिंताएं बहुत करते हैं हर चीज़ की, हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। माँ बाप बच्चों को चलाने की कोशिश करते हैं, बच्चे माँ बाप को चलाने की कोशिश करते हैं, बॉस है वो अपने एम्प्लॉय को चलाने की कोशिश करता है, और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कोशिश करते हैं कि बॉस हमारे हिसाब से चले। तो फैमिली डिस्प्यूट भी होते हैं इस कारण से, और हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी डिस्प्यूट्स होते हैं। और एक दूसरे को ना समझने के कारण, जैसे कल बताया कि हम सामने वाले की मानसिकता को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किस मानसिकता से गुजर रहा है, क्योंकि हमारे भीतर ही इतनी सारी उलझनें हैं कि दूसरे को समझने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। दूसरी चीज हमने जानी कि हम लाइफ में, सब लोग लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो शॉर्टकट्स लगा रहे हैं। ठीक है, शॉर्टकट्स बिजनेस में भी लगा रहे हैं, शॉर्टकट्स हम अपने पारिवारिक जीवन में भी लगा रहे हैं, ताकि टेम्परेरी लाइफ में हमको क्या मिल जाए, रिलीफ मिले, हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। एक्सपेक्टेशंस, ये भी हमारे जीवन में दुख का कारण है। एक्सपेक्टेशंस बहुत सारे प्रकार की है, पारिवारिक एक्सपेक्टेशंस है, प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, सोशल एक्सपेक्टेशंस जो हम समाज से करते हैं कि हमारे समाज जन जो हैं वो कैसे होने चाहिए, उनका हमारे प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, हम जैसा सोचते वैसे वो क्यों नहीं सोचते हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि हम सब लोग इस धरती पर बियोलॉजिकली भी डिफरेंट हैं। एक माँ की कोख से दो जन्म लेने वाले बच्चे एंटायरली डिफरेंट होते हैं। अगर ट्विंस होंगे तो शक्ल से सेम होंगे, लेकिन उनकी सोच अलग होगी। मान लो सोच भी किसी हद तक अच्छी हो तो उनकी कर्म गति अलग होगी, इसलिए उनके कर्म एक्शन जो होंगे वो टोटल डिफरेंट होंगे। तो हम जब नहीं समझ पाते हैं तो कंफ्यूज होकर के परेशान हो जाते हैं, समस्या में ग्रस्त हो जाते हैं। आज का टॉपिक ही वही है कि ऐसी कंफ्यूजन अगर हमारी सोशल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, या फैमिली लाइफ में, या पर्सनल लाइफ में वो कंफ्यूजन आए, तो ऐसे कंफ्यूजन भरी स्टेट ऑफ माइंड में सरलता से हम, क्लैरिटी से हम डिसीजन कैसे लें, वो आज का हमारा विषय है। ठीक है, तो एक और चीज़ जो मैं कल मिस कर गया था वो ये थी कि क्योंकि मेरे पास समय की कमी थी, मैं वो उस चीज़ को भी कवर करना चाहता था, लेकिन समय बहुत हो गया था। 7:15 के बाद थोड़े 2-4-5 लोग उठना शुरू किए, जो मेरे लिए एक सिम्टम था कि भाई अभी टाइम हो चुका है, घर भी जाना है हमको, तो इसलिए कल वहीं फिनिश किया। मूल कारण जो आज पारिवारिक जीवन में जो तनाव का है वो है न्यूक्लियर फैमिलीज, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा। जॉइंट फैमिली सिस्टम टोटल एलिमिनेट हो चुका है, कोई किसी के साथ रहना नहीं चाहता है। सब पढ़े लिखे हैं, पत्नी भी पढ़ी लिखी है, पति भी पढ़ा लिखा है, माता पिता भी हमारे पढ़े लिखे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं जमती तो सब लोग सोचते हैं हम अलग रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पारिवारिक जीवन में हो सकता है विचारों का मतभेद हो, लेकिन संगठन में रहने में जो मजबूती है वो अकेले में नहीं। इसका कारण मैं आपको बताता हूं, आप मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत बोलूं तो।
बच्चे अपने मन की बात अपने माँ बाप से सरलता से शेयर करते हैं या दादा दादी से? देखो, सब ज्ञान है आपको। क्यों? क्योंकि दादा दादी हमेशा बच्चों के फेवर में रहते हैं, पोतों के फेवर में रहते हैं। इसलिए पोते पोती जब भी जीवन में किसी समस्या में होंगे तो वो क्या करते हैं, अपने दादा दादी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे माता पिता से हमारी इस समस्या का सलूशन दें। लेकिन आज की डेट में कहाँ है ऐसा? है, न्यूक्लियर फैमिलीज है ना, हस्बैंड वाइफ एंड एक बच्चा, वो भी शांति से नहीं रह पा रहे हैं। इसलिए पारिवारिक जीवन में जब कोई समस्या आती है तो किसके सामने शेयर करेंगे? अब आप मुझे बताइए, मेरे पिताजी मेरे दादाजी से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है या मेरे दादाजी मेरे पिताजी से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है? कौन है जी? मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो मेरे पिताजी से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे, क्योंकि उन्होंने एक लंबा स्पैन ऑफ लाइफ इस दुनिया में गुजारा है। कई सारे एक्सपीरियंसेस उन्होंने लाइफ में देखे हैं, फील किए हैं, तो वो मुझे मेरे पिताजी से बेटर सजेशन दे सकते हैं। एक चीज आप दिमाग में पक्की कर लेना, अगर जो यंगस्टर्स बैठे हैं उनको हमेशा लगता है कि हमारे पेरेंट्स आउटडेटेड हैं। हर यंगस्टर को क्या लगता है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो आउटडेटेड है, जमाने के साथ नहीं चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज पक्की बता दूं, जमाना कितना भी बदल जाए, बेसिक्स को आप कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। 100 साल पहले भी वो थे, आज भी हैं, और आगे भी वो ऐसे के ऐसे ही रहने वाले हैं। हाँ, थोड़ी इंफॉर्मेशन में वेरिएशन हो सकती है कि हम यंगस्टर्स हैं, हमारे पास जो जानकारी वो अपडेटेड है, और हमारे पिताजी और दादाजी के पास जो जानकारी वो थोड़ी आउटडेटेड है। हम मोबाइल के ज़माने की चीज़ों को समझते हैं और वो लोगों की बातों के ज़माने को चीज़ों को जो है वो समझते हैं। तो एक कोशिश करें आप सब लोग, हम 3 भाई हैं और तीनों के तीनों एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं। बड़े भाई के 3 बच्चे हैं, छोटे भाई के 2 बच्चे हैं, 3 और 2 5, माता पिता 6 7, ठीक है, और फिर हम 3 भाई 8 9 10, ठीक है, ऐसे 11 12 लोगों की हमारी एक टीम है। क्या हमारे पारिवारिक जीवन में कोई समस्याएं नहीं आती होंगी? क्या बच्चे हमारे जो 5 6 बच्चे हैं घर में रहते हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते होंगे? करते होंगे ना। लेकिन जब हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी आ जाती है, आध्यात्मिकता आ जाती है, तो हमारा चीजों को, दृश्यों को देखने का पर्सपेक्टिव जो है, दृष्टिकोण जो है, वो दृष्टिकोण हमारा बदल जाता है। किसी भी रिश्ते को बर्बाद करने का, वो प्रोफेशनल रिश्ता हो या आपका फैमिली रिश्ता हो या आपका सोशल रिश्ता हो, किसी भी रिश्ते को बर्बाद करने का मूल आधार है मिसअंडरस्टैंडिंग्स। क्या? मिसअंडरस्टैंडिंग। अब सवाल है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कैसे होती है, क्योंकि कोई भी चीज अगर जन्म लेती है तो उसके कोई माता पिता तो होंगे कि नहीं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग अगर जन्म लेती है तो उसके भी माता पिता है। सबसे पहला मूल कारण मिसअंडरस्टैंडिंग का है कि हमने सामने वाले के लिए एक फिक्स्ड मानसिकता बना ली है, जिसको आप एटीट्यूड कहते हैं। जैसे एक बॉस है, उसने अपने एम्प्लॉय के प्रति ये मानसिकता बनाई कि ये लोग काम नहीं करते और जितने पैसे मैं दे रहा हूं उतना ये काम नहीं कर रहे हैं, और एम्प्लॉय ने एक मानसिकता बनाई कि जितना हम काम कर रहे उतनी हमको सैलरी नहीं मिलती। इसलिए दोनों अपनी मानसिकता एक दूसरे के प्रति फिक्स, वाइफ ने हस्बैंड के प्रति एक मानसिकता बनाई है और वाइफ ने हस्बैंड, हस्बैंड ने वाइफ, बच्चों ने माँ बाप और माँ बाप ने बच्चों के प्रति एक फिक्स्ड मानसिकता बनाई है। हम इसको बिहेवियरल फिक्सनेस बोलते हैं, एटीट्यूडनल फिक्सनेस बोलते हैं। अच्छा, इससे होगा क्या? मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये बच्चा है सामने बैठा मेरी इस बच्चे के प्रति एक मानसिकता, ये बहुत शरारती है, दिन भर मोबाइल में रहता है, मेरी एक भी बात नहीं सुनता है और हर बात में मुझे इरिटेट करता है, और कुछ भी सजेशन दो तो आर्ग्यूमेंट्स करता है। और ये आज से नहीं कर रहा है, कई दिनों से कर रहा है। अब आप सोचिए कि अगर इस मानसिकता के साथ अगर मैं इस बच्चे के साथ कॉन्वर्सेशन करूंगा तो उस कॉन्वर्सेशन में मेरा जो बिहेवियर है उसके प्रति वो अच्छा होगा या बुरा होगा? बताइए बताइए, मेरा जो बिहेवियर है वो कैसा होगा? मानसिकता ये है कि ये बच्चा, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मेरी मानसिकता इस बच्चे के प्रति बड़ा शरारती है, बहुत
मतलब तंग करता है, परेशान करता है, या आपने अपनी पत्नी के प्रति एक मानसिकता बना ली है, या मान लो आपने बॉस के प्रति एक मानसिकता बना ली है, या आपने अपने कलीग के प्रति एक मानसिकता बना ली है, किसी के भी प्रति अगर आप मानसिकता बनाएंगे, वी कॉल इट एटीट्यूडनल फिक्सनेस, तो आपके बिहेवियर को वो हिट करेगा। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आप पारिवारिक जीवन, माताएं बहुत सारी हैं, हस्बैंड भी बैठे, वाइफ भी बैठे हैं। मान लो अगर हस्बैंड ने वाइफ के प्रति एक एटीट्यूड बना लिया है कि ये बहुत परेशान करती है, कोई भी बात समझती नहीं है, इतने सालों से हम साथ में रहे, अभी तक मुझे नहीं समझ पाई है। अब आप सोचो, अगर जैसे आपकी ये मानसिकता आपके मन में पक्की हो गई, तो आपका उसके प्रति व्यवहार कैसा होगा? चलो आप इस बात को नहीं समझे, मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूं। सास और बहू के बहुत डिस्प्यूट्स होते हैं, हाँ या ना? सब जगह जो है सास और बहू के बहुत सारे झगड़े, ऐतिहासिक समस्या है ये। अब आप देखो, जो सास अपनी बहू को कह रही है, सेम शब्द अगर वो अपनी बेटी को कहे, दिल पे लगता है क्या? नहीं लगता ना? वेयर इज द डिफरेंस? अंतर कहां है? क्योंकि बहू की मानसिकता सास के प्रति और बेटी की मानसिकता मां के प्रति डिफरेंट है। अब जैसे अगर आपने कोई शब्द अपनी बहू को बोला, किसी काम के लिए बोला, पर उसकी मानसिकता आपके प्रति ठीक नहीं है, भले आप कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसने सामने में एक फ्रेम बना लिया आपके प्रति, उसी फ्रेम में आपको फिट कर लिया है, तो अब उसका व्यवहार आपके प्रति क्या होगा? व्यवहार खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्रोफेशनल डिस्प्यूट्स कैसे होते हैं? प्रोफेशनल स्ट्रेस कैसे आता है? मैंने मेरे बॉस के प्रति एक इमेज बनाई है, अब मैं जब भी बॉस के पास जाता हूं, वो कुछ भी बात मुझे कहेगा, तो मुझे अंदर क्या होगा कि ये मुझे परेशान करने के लिए ही ये शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, जबकि उनकी दूर दूर तक कोई मानसिकता नहीं है। तो मेरे एटीट्यूड से मेरा जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए हम मिसबिहेव करते हैं, बदतमीजी कर लेते हैं व्यवहार में, कुछ भी ऐसा बोल देते हैं अनाप शनाप जो हम बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमने एक मानसिकता बना ली। अब देखो, अब मैंने अगर इस बच्चे के प्रति अगर मानसिकता बनाई और मिसबिहेव किया, अब इस मिसबिहेव से क्या होगा? इसकी मानसिकता डिस्टर्ब होगी कि नहीं मेरे प्रति? ये भी मेरे प्रति अब एक मानसिकता बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अच्छा, इसकी मानसिकता अगर मेरे प्रति बनी, तो इसका बिहेवियर भी इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? इसका व्यवहार अब मेरे प्रति खराब होगा कि नहीं होगा? होगा। अब वापिस जब इसने मेरे साथ मिसबिहेव किया, तो मेरी मानसिकता इसके प्रति वैसी ही खराब रहेगी या और अधिक खराब हो जाएगी? जवाब दीजिए ना प्लीज। अब मेरी जो मानसिकता इसके प्रति और खराब होगी या सेम ही रहेगी मानसिकता? और खराब होगी। अगर मानसिकता वापस खराब हुई, तो मेरा जो व्यवहार है अब वो भी खराब और बढ़ेगा या वैसा ही रहेगा? और खराब होगा। फिर मैं इसके साथ और अगर खराब व्यवहार करता हूं, तो इसकी मानसिकता पहले से और ज्यादा खराब होगी। फिर मानसिकता खराब हो गई तो उसका व्यवहार मेरे प्रति, और एक वक्त ऐसा आता है कि हम सालों भर एक दूसरे के साथ इसी विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। ट्रैप है ये, मानसिकता और व्यवहार का ट्रैप। और एक बार आप उस ट्रैप में आ गए, फिर उस स्ट्रेस से आपको कोई बचा सकता नहीं है। तो पहली चीज एक दिमाग में ये याद रखनी है कि मेरे मन में मेरे आसपास के लोगों के प्रति किस तरह के विचार चलते हैं, क्वालिटी क्या है उन विचारों की। उससे क्या फर्क पड़ेगा, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से देता हूं। पढ़े लिखे लोग हैं आप सब लोग। लाइट जो है सूर्य से निकलती है और धरती पर पहुंचती है 2 × 10⁻⁻25 सेकंड। मैथमेटिक्स में नहीं जाना, वो पहुंचती है। मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज भी, ध्वनि जो है वो भी ट्रेवल कर रही है। जैसे लाइट वेव ट्रेवल करती है, ऐसे साउंड वेव ट्रेवल करती है। इसी तरह हम जो सोचते हैं ना, वो एक थॉट वेव है, वो वेव भी ट्रेवल करती है। अब जब मैंने एक मानसिकता उस बच्चे के प्रति फिक्स बना ली, तो मेरे मन के विचार भी तो ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो उस बच्चे के मानसिकता को वो भी टच कर रहे हैं। अब उसके मन में मेरे प्रति क्या होगा, क्या होगा, असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, सुबह भी सुनाई थी, वो डिफरेंट लोग थे उस टाइम। छोटी सी सिंपल सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा कि मानसिकता बदलेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। कोशिश करके देखना। हमने तो एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऐसे कई सारे पब्लिक, मतलब जो इंटरनेशनल जर्नल में हमने जो है रिसर्च पेपर पब्लिश किए, एक्सपीरियंस करने के बाद, लोगों के ऊपर ट्रायल्स करने के बाद, कि देखो कैसे मानसिकता बदलने से लोगों का व्यवहार हमारे प्रति बदलता है। और व्यवहार बदलने से क्या होता है, हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा व्यावसायिक जीवन जो है और शांतमय और ब्यूटीफुल हो जाता है। एक राजा थे पैलेस्टीन का नाम सुना, जहां जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो
तो उस राजा की क्या समस्या थी कि जब भी वो अपने राज्य में जाता था तो एक लकड़हारा था जो चंदन की लकड़ी बेचता था। जब भी उस लकड़हारे की उस दुकान के सामने से राजा जब निकलते थे तो राजा को मन में ऐसा लगता था, इस आदमी को मार डालूं, ये आदमी मेरे राज्य में नहीं होना चाहिए। लेकिन राजा इस सोच से बहुत परेशान था कि इसका मेरे से कोई लेना देना ही नहीं है, फिर मेरे मन में इसके प्रति ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं, ऐसी संवेदनाएं क्यों आ रही हैं। और कई महीनों से वो उसके मन में वो संवेदनाएं आ रही थी। एक दिन बहुत दुखी हुआ और उसने अपने वजीर से पूछा कि मैं ना वो जो लकड़हारा है जो, उससे मैं बहुत परेशान हूँ। जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ, जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो बहुत खराब खराब विचार मेरे मन में आते हैं और मैं बड़ा विचलित हो जाता हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा, मेरी प्रजा बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन वो एक आदमी जो है ना वो मुझे विचलित कर देता है, इसका कुछ उपाय ढूंढो। उसने कहा राजन ठीक है। तो वो उस लकड़हारे के पास गया, उसने पूछा कि आप क्या करते हैं। तो उसने कहा मैं चंदन की लकड़ियां बेचता हूं और कभी कभी चंदन की लकड़ी कोई नहीं खरीदता तो उसको जला करके उसके कोयले भी बेचता हूं। सोचो चंदन है उसके पास लेकिन कोई कस्टमर नहीं मिल रहा तो क्या करता है, कोयले बना करके चंदन के। आपके जीवन में भी जो रिश्ते हैं ना वो चंदन जैसे हैं लेकिन आर्ट नहीं है ना, तो फिर वो जला के हम उन कोयलों को बेच रहे हैं। तो क्या हुआ कि राजा वजीर ने उससे पूछा कि क्या काम करते, तो उसने कहा मैं चंदन बेचता हूं। तो उसने कहा कि कैसा चल रहा है आपका कारोबार। बोले बहुत खराब चल रहा है। तो उसने पूछा कि आपका जो ये कारोबार है ये अगर सरल करना हो तो क्या तुम्हारे मन में क्या विचार आ रहे हैं। पर उसको ये नहीं मालूम ये वजीर है। उसने कहा मेरे मन में बस एक ही विचार आता कि राजा मरे तो मेरा चंदन बिके। क्यों, राजा को ही तो चंदन में जलाया जाता है ना, तो वो मरे तो बल्क में मेरा चंदन बिके तो मेरी गरीबी दूर हो जाए। वजीर को एक सेकंड में समझ में आया कि बाइलैटरल कम्युनिकेशन हो रही है, कि दोनों तरफ से जो है वाइब्रेशंस ट्रैवल कर रहे हैं। इधर लकड़हारा राजा के मरने की इच्छा कर रहा है और राजा इसका खून करना चाहता है। तो अब समस्या है। वो आया और उसने राजा को तो बताया नहीं, वो ऐसा आपके बारे में सोचता, नहीं तो उसको तो फांसी पे चढ़ा देता वो। तो उसने सोचा इस समस्या का अब सलूशन निकालना पड़ेगा। तो उसने राजा को कहा कि राजन मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है इस समस्या का समाधान करने के लिए। तो कहावत कल क्या सुनाई थी, मरता क्या ना करता। तो बोले बताओ क्या करना पड़ेगा। बोले राजन अपने इस राज्य में चंदन का कोई भव्य मंदिर नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि एक चंदन का भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। इसके निर्माण से आपको इस विचार से मुक्ति मिलेगी। कहावत है मरता क्या ना करता। तो उसने कहा सोच क्या रहे हो, काम चालू करो। पक्की बात है, बोला मेरी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। बोले पक्का हो जाएगा। तो अब चंदन का ये वजीर जो है वो चंदन वाले उस व्यक्ति के पास जाता है, लकड़हारे के पास जाता है और उसको कहता है कि तेरी ये गरीबी खत्म होने का वक्त आ चुका है। हम चाहते हैं, हमारे राजा ने, उसने अपनी आइडेंटिटी बताई, मैं वजीर हूं और हमारे राजा चाहते हैं कि इस नगर में एक भव्य चंदन की लकड़ी का मंदिर बने। सोचो उस लकड़हारे के मन में क्या आया होगा। बहुत खुश हुआ और उसने कामकाज करना शुरू कर दिया। कितने लोग हैं जो बिजनेस में हैं यहाँ, हाथ उठाना जरा जो बिजनेस करते हैं। अच्छा, पेमेंट आपको एडवांस में मिलती है या काम करने के बाद मिलती है? काम करने के बाद में ही मिलती है ना, वो उसमें इतनी गारंटी नहीं रहती है, पर मिलती काम करने के बाद ही है। अब लकड़हारे ने कॉन्ट्रैक्ट जो ले लिया और इधर उधर से चंदन की लकड़ी मंगानी शुरू करी और मंदिर धीरे धीरे बनना शुरू हुआ। अब ये जो लकड़हारा है, चूंकि पैसे तो इसको बाद में मिलने थे, मंदिर बनने के बाद दिन रात भगवान से प्रार्थना करा कि भगवान ये राजा मरना नहीं चाहिए, नहीं तो मंदिर अधूरा रह जाएगा। क्योंकि अगर ये मर गया तो मंदिर नहीं बनेगा, बीच में रहेगा और मेरी पेमेंट टोटल अटक जाएगी। तो जब वो दिन रात ऐसा सोचने लगा तो धीरे धीरे राजा के मन में जो उठने वाली संवेदनाएं थी, वो संवेदनाएं भी धीरे 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 शांत होती गई। और एक वक्त ऐसा आया कि राजन जब भी उस नगर से गुजरता तो उसी लकड़हारे के प्रति उसके मन में आता कि देखो कितना महान है, इसने कितना महान कार्य मेरे राज्य में किया। इस पूरी घटना से मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, आपकी सोच ही आपके तनाव का कारण है। टोपी किसी के सिर पे डालो,
इसलिए तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, तू इसको सुना, उसको सुना या किसको सुना। ये स्टैंडर्ड लाइन हमेशा याद रखनी। क्या? तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, तू इसको सुना, उसको सुना या किसको सुना। बेटर है खुद को ठीक कर, अपनी मानसिकता अपने हालातों के प्रति, समस्याओं के प्रति चेंज करने की आवश्यकता है, तभी हमारा व्यवहार जो है वो बदलेगा। आज का टॉपिक है हमारा कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर। तो कंफ्यूजन किस बात की है? कॉन्सेप्ट की कंफ्यूजन। इसलिए क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है। क्लैरिटी कब आती है? जब स्पिरिचुअलिटी जीवन में आएगी। आध्यात्मिकता वो आईना है जो आपको चीजों को एज इट इज, जैसी चीजें हैं वैसी ही दिखाने की क्षमता रखता है। आपके जीवन में आने वाली समस्याएं आपसे बड़ी नहीं हैं, लेकिन वो जो समस्या आई है उसको निपटना कैसे है, वो आर्ट ना होने के कारण वो जो घटना है, जो समस्या है, वो आपके जीवन में दुख का कारण बन गई। आर्ट नहीं है। केवल आर्ट आ जाए ना तो आपसे बढ़िया कोई परफॉर्म नहीं कर सकता है। घटनाएं सच में बड़ी नहीं है। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूं। टीचिंग प्रोफेशन में कौन कौन जुड़े हैं यहां? ठीक है, मैं एक नाम लेता हूं, मदन मोहन मालवीय। कितने लोग हैं जो इस नाम को जानते हैं? बहुत सारे लोग जानते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के डीन रह चुके हैं, फाउंडर रह चुके हैं, नेशनल कांग्रेस के जो है फाउंडर थे, प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एक बहुत बड़ी छवि थी उनकी दुनिया में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम सुना आपने? बहुत प्रसिद्ध है अपने आप में वो यूनिवर्सिटी। पूरे विश्व से लोग वहां पढ़ने के लिए आते हैं। इसका एक इतिहास है। देखो, समस्याओं को कैसे हैंडल करना। वो समस्याएं जो है वो तनाव का कारण नहीं है, आपको हैंडल करना नहीं आ रहा, वो आपके तनाव का कारण है। तो मदन मोहन मालवीय जो है हैदराबाद के निज़ाम के पास गए और उनको कहा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन करना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंस का प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। तो निज़ाम से रिक्वेस्ट करी कि आप हमको कुछ अगर फाइनेंस जो है सपोर्ट करें, फाइनेंशियल सपोर्ट करें, तो हम अपनी यूनिवर्सिटी को थोड़ा और एक्सपांड करें। निज़ाम ने कहा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हिंदू शब्द निकाल दो तो सब पैसे, पूरे पैसे दूंगा जितने आपको चाहिए, लेकिन शब्द कौन सा निकालना है? हिंदू शब्द भी इससे निकालना है। बनारस यूनिवर्सिटी नाम उसका रखो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं चलेगा। तो मदन मोहन मालवीय ने कहा कि ये मेरे वश में नहीं और ये हम कभी करेंगे भी नहीं, ये हो भी नहीं सकता। निज़ाम को आया गुस्सा। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको। उसका राज्य था, ताकत थी उसके अंदर, उसके लिए वो जो उसने किया वो कोई बड़ी चीज नहीं थी। आप भी वही करते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आई एम पावरफुल, मेरे पास प्लान बी भी है, मैं नौकरी करता हूं, पैसे कमाता हूं, समझदार हूं, मेरे माता पिता मेरे सपोर्ट में, आई कैन डू एनी डैम थिंग, आई डोंट केयर इवन व्हाट यू थिंक। आप क्या सोचते हैं? बोला। तो निज़ाम को आया गुस्सा। वो जुत्ती पहनता था, उसने जुत्ती उठाई और दे मदन मोहन मालवीय के मुंह पे मारी। अगर हमारे मुंह पे कोई मारता तो हम क्या करते? या तो उसका मुंह नहीं रहता या फिर हमारा मुंह ना रहता। यही करते ना हम लोग। इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी नहीं है। इतिहास रचने वाले इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट थे। गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, कोई भी घटना जीवन में आई, उस घटना को उन्होंने अपने जीवन की स्ट्रेंथ बनाया। हर आने वाले पत्थर को सीढ़ी बना करके वो जहां जाना चाहते थे वहां पहुंचे। तो जैसे मदन मोहन मालवीय पे उन्होंने जुत्ती फेंकी, इमोशनल इंटेलिजेंस देखो आदमी की। इतिहास ऐसे नहीं रचे जाते हैं। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बस एक ही एक्स्ट्रा का अंतर है। ये जो उन्होंने किया ना, वो एक्स्ट्रा। जुत्ती उठाई और वहां से निकल भागे। रियल लाइफ स्टोरी सुना रहा हूं। जुत्ती वहां से उठाई और वहां से निकल भागे। कितना बड़ा तनाव का कारण था ना, इंसल्ट हो गई। फाउंडर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कोई चप्पल मारे, जुत्ती मारे मुंह पे। जुत्ती उठाई और भाग गए और 3 दिन के बाद मार्केट में ऑक्शन लगाई कि निजाम की जुत्ती, कोई आम एरे गहरे की जुत्ती नहीं। किसकी जुत्ती? निजाम की जुत्ती। तो बोली लगी उस जुत्ती की, तो 100-200 रुपए में थोड़ी बिकेगी, लाखों करोड़ों में बिकेगी। इतनी महंगी जुत्ती, निजाम की जुत्ती है भाई। ये चीज निजाम को खबर में मालूम पड़ी कि उसकी जुत्ती जो है वो ऑक्शन में लगी है। तो उसने अपने एडवाइजर को भेजा कि हाईएस्ट बोली लगा के जुत्ती ले आना, मैं किसी आम आदमी के पैर में ये जुत्ती नहीं देखना चाहता हूं। और साहब, आप गूगल करना, आप किसी से मालूम करना, उस जुत्ती के ऑक्शन में जो पैसे आए उसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन हुआ।
हमारी समस्याएं बड़ी नहीं हैं, तनाव का कारण नहीं है, कंफ्यूजन का कारण नहीं है। क्लैरिटी, उस समस्या पे कैसे स्थिर रहना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो रिस्पॉन्स हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए आउटकम कौन डिसाइड कर रहा है? इवेंट डिसाइड कर रहा है। दूसरी घटना मैं आपको सुनाता हूं। कंफ्यूजन नहीं होनी है, क्लैरिटी दूंगा आज आपको मैं। डिसीजन कैसे लेना है वो भी आज आपको बताऊंगा। जिस भी समस्या से आप जूझ रहे हैं उसका एकदम सटीक आपको क्लैरिटी दूंगा। वेस्ट बंगाल में एक औरत पैदा होती है। 12 साल की इस औरत का 12 साल की उम्र में इसकी शादी होती है। यहां कोई 12 साल की उम्र में शादी किया हुआ है कोई? शायद कोई नहीं। ध्यान से सुनना आप। 12 साल की उम्र में शादी होती है और 24 साल की उम्र तक 4 बच्चों की मां बन जाती है। 25 साल की उम्र में पति शरीर छोड़ देता है, विधवा औरत। ठीक है? क्या किसी को थोड़ा सा रियलाइज हो रहा मैं किसकी बात कर रहा हूं? नहीं होगा आपको। क्यों? मैं बाद में बताता हूं। 25 साल की उम्र में पति की मौत होती है। उसको लीवर का कुछ इन्फेक्शन था और उसका ट्रीटमेंट गांव में नहीं हो पाया। उस ट्रीटमेंट के कारण ही, वो ना होने के कारण उसकी मृत्यु हुई। घटना है एक। आपके जीवन में भी घटनाएं घटती है ना, वही तनाव का कारण है ना। वो तनाव का कारण नहीं है, आपकी तैयारी ठीक नहीं है। कैसे? सुनो ध्यान से। रियल लाइफ स्टोरी सुनाऊंगा आपको मैं। कहानी राजा रानी की नहीं, बीरबल अकबर की भी कहानियां नहीं, रियल लाइफ स्टोरी ऑन ग्राउंड। पति की डेथ हुई। इस घटना से एक बहुत बड़ा जीवन में झटका लगा और मन में विचार आया कि जो मेरे पे बीती इस छोटी सी उम्र में, वो किसी और महिला पर ना बीते। कुछ ऐसा जीवन में करना है। सब्जियां बेचना शुरू किया। सब्जी बेच के क्या कर लेंगे आप? सब्जी बेचने वाला क्या कर सकता है जी? वो भी एक औरत सब्जियां बेच के क्या कर लेगी? सब्जियां बेच करके उसने पहले बच्चे को डॉक्टर बनाया, दूसरे बच्चे को नर्स बनाया, और इन दोनों को, एक को डॉक्टर और एक को नर्स बना करके एक छपरे में एक हॉस्पिटल खोला। और धीरे 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 हॉस्पिटल आगे बढ़ाते 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 वेस्ट बंगाल में आज एक बड़े हॉस्पिटलों में से एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल सुभाषिनी मिस्त्री के नाम से है। एक घटना आपके जीवन में आपको तोड़ के रख सकती है या आपको एक बहुत बड़ा महान व्यक्ति बना सकती है। डिपेंड करता है कि आपके जीवन में वो जो समस्या है आप उसको कैसे लेते हैं। आप उसे गिफ्ट के रूप में ले रहे हैं या फिर आप उसे समस्या के रूप में ले रहे हैं। यह डिसाइड करता है आपका एटीट्यूड क्या है लाइफ के प्रति। आपकी पत्नी आपके समस्या का कारण नहीं है, आपका जॉब आपके समस्या का कारण नहीं है, परेशानी का कारण नहीं है। उस समस्या को हैंडल कैसे करना, वो आर्ट हमारे अंदर नहीं है। इसलिए छोटी सी समस्या जो है वो एग्रीवेट हो जाती है और हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और जैसे कोई इवेंट आया, जैसे आज सुबह से बहन जी बोल रहे थे, आज तो आपका एकदम पूरा नॉन स्टॉप जो है लोगों से मिलना, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, हर आदमी अपनी अपनी समस्याएं बता रहा है। मैं पूरे एनालिसिस पिछले 25 सालों से लोगों का कर रहा हूं। समस्या नाम की कोई चीज ही नहीं है, हमारी तैयारी ठीक नहीं है। जब भी जीवन में कोई समस्या आती है, उसको खत्म करने का जो आप रिस्पॉन्स करने वाले हैं, उस रिस्पॉन्स में 2 चीजें इंटरफेयर करती हैं। हेलो, ध्यान से, मेरी बात समझ में आ रही है ना सबको? पीछे तक, पीछे आप मुझे देख पा रहे हैं कि खड़ा हो जाऊं मैं? देख पा रहे हैं ना? ओके, देख पा रहे हैं ना? ओके। एक केस सुनाता हूं आपको मैं। एक व्यक्ति मेरे पास आए, लेडी आई मेरे पास। शी इज प्योर अफ्रीकन लेडी। जैसे अफ्रीकन लोग बाई बर्थ होते हैं ना, इंडिया के जाए गए और सेटल हो गए, ऐसे नहीं। अफ्रीकन लेडी थी ये। तो ये एक बार हमारे पास आई। ध्यान से सुनना जरा, समस्या बड़ी नहीं है। एंड शी वाज वेरी कंफ्यूज्ड, क्लैरिटी नहीं है, क्या करूं बोले अब मैं, परेशान, एकदम दुखी। समस्या सुन लो जरा। डिसीजन जीवन में अगर आपको लेना है तो 2 चीजें आपको सपोर्ट करेंगी और दोनों चीजें आपको डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट देंगी। ध्यान से सुनना, बड़ी सिंप्लीफाइड करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वो लड़की जब आई हमारे पास, 2 बच्चों की माँ है वो। उसने कहा, मैंने उसको पूछा तुम्हारी समस्या का कारण क्या है? तो बोले मेरा पति, वो दूसरी शादी कर रहा है।
ये मेरे समस्या का कारण है और इस कारण से मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, सुसाइड करने के विचार आते हैं, बच्चों का चेहरा देखती हूँ तो मैं समझ नहीं पाती हूँ कि क्या करूँ। आई एम वेरी मच, मेरा टोटल टॉप फ्लोर हैंग हो चुका है, प्लीज आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। स्टोरी समझने की कोशिश की कि कैसे शुरू हुआ ये खेल। तो उसने कहा कि ये अफ्रीका में इनका बिजनेस था और ये अफ्रीका में रहते थे और हमारे पड़ोस में रहते थे और धीरे धीरे हमारी दोस्ती हुई, दोस्ती प्रेम में बदल गई और प्रेम फिर शादी में बदल गया। लेकिन शादी करने तक हमको बहुत संघर्ष करना पड़ा। क्यों? ना उसके माँ बाप तैयार थे, ना मेरे माँ बाप तैयार थे। तो आउट ऑफ द लाइन को क्रॉस करके हम सबको दुश्मन बना करके हम लोगों ने आउट ऑफ द बॉक्स जा करके हमने ये शादी करी। मेरी माँ ने मुझे समझाया कि देखो बेटा, उनका देश, उनका कल्चर, उनकी भाषा, उनके कस्टम, उनके रिलेशन, सारी चीजें हमारे से कहीं कॉन्साइड नहीं करती, मैच ही नहीं करती। डोंट डू दिस। इमोशनल फ्लो इतना ज्यादा था कि ये सारी बातें कोई अस्तित्व नहीं लग रहा था और सबके अगेंस्ट जाकर के मैंने उस आदमी से शादी करी। 2-3 साल, 4 साल, 5 साल बहुत अच्छा चला, हमारे 2 बच्चे भी हुए। फिर अचानक से बिजनेस में कुछ ऐसा हुआ कि टोटल बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गए। अच्छा बिजनेस था इनका बड़ा। तो जब बैंकरप्ट हो गए, बहुत खराब हालात पैदा हुए, तो फाइनली इन लोगों ने डिसाइड करा कि हम इंडिया माइग्रेट करें, क्योंकि इनके पास इंडिया में बहुत सारी लैंड है। तो सोचा यहाँ कोई लैंड का थोड़ा सा टुकड़ा सेल आउट करके एक नया बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे। तो दे केम बैक इंडिया में आए। मैं शहर का नाम नहीं लूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। तो जब आए तो यहाँ इन्होंने लैंड सेल कर दी और फिर से इन्होंने रीस्टार्ट किया। धीरे धीरे बिजनेस ग्रो होने लगा। ग्रो होते होते इसने ऑफिस खोला। ऑफिस खोलने के बाद फिर स्टाफ रिक्रूट किया। रिक्रूट करते करते एक रिसेप्शनिस्ट जो है वो भी रिक्रूट करी, जो पूरे रिसेप्शन में बैठती है, वो सारे ऑफिस के जो है इश्यूज को देखती। आना जाना, बातचीत, उठना बैठना इसके साथ हो गया। तो धीरे धीरे इसके प्रेम में पड़ गया ये व्यक्ति। अब प्रेम इतना गहरा हो गया कि 2 बच्चों का पिता है और ये दुनिया में आजकल सबसे ज्यादा बड़ा तनाव का कारण है। और जब से ये भाई साहब आए हैं, इसने किसी को नहीं छोड़ा है। 70 साल के बूढ़े को जवान कर दिया, 5 साल के बच्चे को जो है 25 साल की इंफॉर्मेशन दे दी। और हमारे पास कोई रोड मैप ही नहीं है हाउ टू हैंडल इट। इन समस्या, क्योंकि पहले अगर कोई एक्सपीरियंस हो इस चीज का तभी तो हम कोई स्टैंडर्ड को रेफरेंस करेंगे ना। हमारे पास कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। ऑल ऑफ द सडन ये हमारे जीवन में प्रकट हो चुका है, इसलिए हमको समझ ही नहीं आ रहा। तो अब वो इसको बोलता है कि ये तेरी समस्या भाई, हम तो शादी करेंगे। ईदर यू एक्सेप्ट इट और यू गो बैक साउथ अफ्रीका। या तो आप इसको एक्सेप्ट कर लो या फिर तुम साउथ अफ्रीका जाओ। कहां जाएगी? फूक के आई, सब कुछ आग लगा दी थी सब जगह। अब पीछे जाने का तो कोई, यू टर्न का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए कि उसने जो निर्णय लिया था वो सही था या गलत था? बताइए। नहीं आप बोल पाएंगे। मैं इस निर्णय को सही और गलत नहीं मानता, ये मैं लास्ट में आपको प्रूव करूंगा। लेकिन एक चीज मानता हूं कि जब जब आप जीवन में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, कल एक भाई साहब थे वो बिजनेस करते हैं, उनके साथ में ट्रैवल कर रहा था, मैंने उनको कहा जब जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में और सोशल लाइफ में इमोशंस के इन्फ्लुएंस में डिसीजन लेंगे, जिंदगी भर पश्चाताप करना पड़ेगा। ये एक तरीका है कि आप अपने इमोशंस को खुद पे हावी होने दें और डिसीजन लें, फिर जिंदगी में तैयार रहना उसका कड़वा फल खाने के लिए। जो इसने इमोशन, क्योंकि प्रेम एक इमोशन है, नहीं रह सकते हम इसके बिना, मर जाएंगे। और आज जो आपको कह रहा कि तेरे बिना मैं रह नहीं सकता, 2-3 साल शादी के बाद बोलेगा तेरे साथ नहीं रह सकता, तेरे ही खाली साथ नहीं रह सकता। तो क्या क्या चेंज हो गया? इमोशन चेंज हो गया। अब पहले लव के इमोशन थे, अब हेट्रेड इमोशन आ गए। तो कोई भी इमोशन परमानेंट किसी रिलेशनशिप में नहीं रहता। अब उसने वो जो डिसीजन लिया था, इमोशंस का ओवरफ्लो, इतना फ्लो बढ़ चुका था कि उसको लगा कि जीवन में कभी ये वाली समस्याएं तो आएंगी नहीं, और फुट फुट के रोने लगे। यह है इमोशनल फ्लो में रहकर डिसीजन लेना। दूसरी घटना बताता हूं, यह एक इवेंट हुआ। अब दूसरा बताता हूं, एक और इवेंट बताता हूं। वहां पर मैं बताता हूं कि आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस प्लस आपका वैल्यू सिस्टम वो कितना स्ट्रांग है। फिर उसको मैं कंक्लूड करूंगा जो आप गलतियां करते हैं।
एक जादूगर थे के लाल, नाम सुना आपने कभी उनका? बहुत फेमस, के लाल नाम उनका था, बहुत प्रसिद्ध जादूगर थे वो। राज कपूर जी के खास मित्र, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स, सारी जगह पर के लाल बहुत छाए हुए थे। अच्छा उनका वर्चस्व था, अच्छा उनका फ्रेंड सर्कल था। तो आरके के यहाँ, राज कपूर की जी के यहाँ एक पार्टी चल रही थी, हाई आल्टीट्यूड पार्टी, एकदम बड़ी पार्टी, ग्रैंड पार्टी, जिसमें बॉलीवुड के स्टार, पॉलिटिशियंस, ऐसे कई प्रकार के लोग आए हुए थे। और राज कपूर जी का ये बहुत गहरा मित्र कौन? के लाल। पार्टी मुंबई में चल रही है। मैं वैल्यू सिस्टम क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये आपकी गलतियां जिसका आप फल खा रहे हैं आज की डेट में। वैल्यू सिस्टम नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं है। हर आदमी आ रहा पंच इन पंच आउट, 2 पंच 1 लंच, उसमें टंच, काम नहीं करना कुछ, ठीक है? क्यों? वैल्यू सिस्टम नाम की कोई चीज ही नहीं है। दिहाड़ी लगा रहे हैं हम सब लोग, मजदूर हैं, इसलिए लोग परेशान हैं। ऑर्गेनाइजेशन, जिन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में हम जाते हैं, एक ही प्रॉब्लम है, वो कहते हैं टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं है, लोगों की प्रॉब्लम है। लोग खाली दिहाड़ी लगाने आते हैं साहब, दिल से कोई नहीं आता, हाथ और दिमाग लेके आते हैं। दिल घर पे छोड़ा या कहीं और लगा रखे, और इसने तो और काम में लगा लिया बोले। तो राज कपूर ने, पार्टी चल रही थी, एकदम हाईटेक पार्टी। तो राज कपूर जो है एक पैग बनाते हैं केलाल साहब के लिए। कहा, केलाल लाओ तुम भी पैग लगाओ, देखो आज पार्टी में देखो कौन कौन लोग आए हैं। केलाल ने कहा, आरके तुम जानते हो कि मैं शराब नहीं पीता। बोला, मैं जानता हूं, लेकिन रोज थोड़ी पीना है। आज देखो तुम्हारे दोस्त आरके की कितनी बड़ी पार्टी चल रही है, तो आज तो बनता है, पी लो। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, तुम मुझे जानते हो कि मैं शराब नहीं पीता। इमोशन और वैल्यू सिस्टम, these are two different things. How you operate will decide your outcome. आप कैसे ऑपरेट करते हैं? इमोशनल हो जाते हैं। मित्र कह रहा है, बच्चा कह रहा मोबाइल दे दो मम्मा, नहीं तो स्कूल नहीं जाऊंगी, तो मम्मा सोचती है मोबाइल तो देना पड़ेगा, सही है? तो ये जो इमोशनल फ्लो में हम जब चले जाते हैं, अभी हैंडल कैसे करना, कल एक लेडी ने मुझे पूछा था, उसका तो अभी जब सवाल पूछे मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, आरके ने क्या किया, एक चम्मच जो है वो ग्लास में ऐसे डिप किया, तो बोले ये तो मुंह में डालो मेरा मन रखने के लिए कि मित्र तुम्हारा कह रहा है, तो एक चम्मच टेस्ट तो कर लो। उन्होंने फिर कहा कि आरके तुम जानते हो कि मैं शराब नहीं पीता। तो एक आध पैग ऑलरेडी जो है आरके ने लगा रखा था, तो थोड़े और जो वो भी थोड़ा मूड में थे। तो कहते हैं, तुम्हें मेरे पिता पृथ्वीराज कपूर की सौगंध, एक घूंट तो पीना पड़ेगा आज। क्या किया? इमोशनल उसको पूरा ट्रैप कर लिया केलाल को। तुम्हें मेरे पिता पृथ्वीराज कपूर की सौगंध, आज के दिन आखिरी बार जिंदगी में कह रहा हूं। तब केलाल साहब ने कहा कि आरके तूने आज मुझे ऐसी दुविधा में फंसा लिया कि मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। बोले क्यों? बोले मैंने अपने पिताजी से कमिटमेंट की थी कि पिताजी मैं जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, ये मेरे पिता से वादा किया था, और आज तुमने मुझे अपने पिता की सौगंध दी। मैं 2 पिता में डिफरेंस नहीं फील कर पा रहा हूं। आरके ने अपना ग्लास साइड पर रखा, कस के उसको गले लगाया केलाल को। गर्व है मुझे कि तुम जैसा मेरा दोस्त है। कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने वैल्यू सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। क्या समझ में आया? बच्चा नटोरियस नहीं है, वाइफ हमारी एग्रेसिव नहीं है, हस्बैंड समझता नहीं है, वैल्यूज का कल्चर घर में नहीं है। आप तो वेट कर रहे हैं कि घर में कोई सीन बने तो फिर हम जाकर के कुछ सीखें। और आप में से 90% लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसलिए आप आए। बाकी सब लोग जिनके नहीं है और उनको पता नहीं, वो यहां नहीं है। आपकी समस्या ही आपको यहां तक लाई है। इसलिए हमारी जो समस्याएं हैं वो बड़ी नहीं। एक चीज हमेशा, जब भी आप कंफ्यूज हो, आपको डिसीजन लेना है, अपने इमोशंस को खुद पे हावी होने मत देना। लेकिन ये तभी होगा जब आपका वैल्यू सिस्टम बहुत कॉन्क्रीट होगा। मेरे पिताजी जब दुबई में मेरे पास आए थे रहने के लिए, तो वहां का कल्चर बहुत बहुत बेकार कल्चर है उस स्थान का। बेकार मतलब इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर। तो मेरे पिताजी की आयु 70 थी, 74 थी, तो कभी गार्डन में बैठते, कभी घूमते, मुझे कहते, बेटा कितना खराब शहर है यहाँ, तुम यहाँ ब्रह्मा कुमार बन के कैसे रह लेते हो?
मुझे कहते तुम यहां ब्रह्मा कुमार बनकर के कैसे रह लेते हो? तो मैंने कहा पिताजी ये तो चलती फिरती लाशें हैं, शरीर है, आत्मा मर चुकी है। दिस इज द डिफरेंस, हाउ यू सी देम एंड हाउ आई सी देम। बात समझ में आई कि आप उनको किस दृष्टि से देख रहे हैं और मैं उनको कैसे दृष्टि से देखता हूं। मेरे घर का जो सिक्योरिटी बॉय था, बड़ी बिल्डिंग थी, 200 फैमिलीज एक अपार्टमेंट में हम रहते थे, तो वो सिक्योरिटी गार्ड जो था वो इंडियन था। ध्यान से सुनना। तो मैं रोज सुबह 4 बजे उठ करके सेंटर जाया करता था, सुबह 4 बजे, वो भी व्हाइट कपड़ों में, वो भी दुबई जैसे शहर में। तो रोज मुझे ऑब्जर्व करता था, सुबह जाते हैं फिर आते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, साहब आते हैं जाते हैं। एक दिन उसने कहा साहब मुझे 2 मिनट चाहिए आपके, 2 मिनट मुझे आपसे बात करनी है। उसने कहा मैं फलानी संस्था में जाता हूं लेकिन सर आंखें कंट्रोल में नहीं है। मुझे क्या कहता है, आंखें, मैं सत्संग में जाता हूं फलानी जगह, किसी कोई ये जगह बताई, रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए मैं नहीं कहूंगा, लेकिन साहब मेरी आंखें कंट्रोल में नहीं है। आप कैसे कंट्रोल कर लेते हो खुद को? वैल्यू सिस्टम अगर स्ट्रांग हो ना तो दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको हिला सके। वैल्यू सिस्टम आपका ठीक नहीं है, इसलिए समस्याएं आपके जीवन में हैं। अब सवाल है कि निर्णय कैसे लेना है, तो उसके लिए मैं आपको एक टिप बताता हूं, क्योंकि जब भी आप कंफ्यूज होंगे तो आपने क्या करना है, एक टिप दूंगा मैं आपको डिसीजन लेने के लिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी बाउंड्री डिसाइड करनी है। क्या करना जी, जोर से बताइए। आप, मुझे मालूम है आप भूल जाने वाले हैं, आपको लगेगा बहुत अच्छा बताया, मेरे मन की बात चल रही है। खब बता रहे थे आज जितने भी आए थे आज सुबह मिलने में कि मेरे जैसा, मुझे लगा कि आप, एक साहब यहां बाजू में घर में सुन रहे थे, वो भी आए, बोले मेरे को तो लगा मेरी कहानी चल रही है। घर पे बैठे सुन रहे थे, वो लास्ट में जैसे सेशन खत्म हो तो दौड़ के आए मिलने के लिए। फिर आज वो आए, सेंटर पर भी आए मिलने के लिए कि साहब मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे ही मन की बात चल रही है। तो मैं आप ही के मन की बात करूंगा, किसी और की समस्याओं के मन की बात ही नहीं है। हम सब इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं। अगर आपको जिंदगी में सुखद जीवन का अनुभव करना है तो एक चीज आज आप इस गेट को क्रॉस करने से पहले, बाहर जाने से पहले मेरी ये गांठ बांध लेना। आप सब लोग, आप अपनी बाउंड्रीज डिसाइड करिए। क्या करते हैं आप, बाउंड्री से बाहर निकल जाते हैं। सीता बाउंड्री से बाहर गई, सबकी लंका लग गई। आप भी अपनी क्षमता अनुसार जितना जितना बाउंड्री से बाहर जाते हैं ना, तो आपकी भी लंका लग जाती है। फिर मां के रूप में, बेटी के रूप में, बहू के रूप में, पति के रूप में, बॉस के रूप में, पड़ोसी के रूप में, मित्र के रूप में हमारी एक बाउंड्री है। जब जब आप उस बाउंड्री का उल्लंघन करोगे उसका फल बहुत कड़वा है, वो आपको खाना ही पड़ेगा। नाउ हाउ टू स्टे विद इन द बाउंड्री, वो भी बताऊंगा आपको मैं। बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी। आपको मैं एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। मिताली बहन बोलती है कुछ भी कहो आप एक एग्जांपल जरूर देना, ताकि सब लोग रिलेट कर पाएं, क्योंकि इनकी यही समस्या है। वो भी एक काउंसलर ही हैं, काउंसलिंग कराती हैं, तो उनको भी पूरा अनुभव है इस सब चीज़ों का। अब ध्यान से सुनना। मेरे पास एक इंजीनियर आता, बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छे ओहदे पर है। समस्या क्या है उसकी, शादी हुए मात्र इनके 1.5 साल हुए, इनको डिवोर्स लेना है, एक दूसरे के साथ नहीं रहना। अब आप देखना कि कितनी बड़ी घटना है, आप हंस पड़ोगे कि ये भी कोई घटना है, ये भी कोई समस्या है। लेट मी टेल यू कि समस्या क्या थी। आपने निर्णय लेना है। कल मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, उसका उत्तर नहीं दिया था कि साहब सही और मैडम सही, या मैडम गलत या साहब गलत, या साहब गलत या मैडम गलत, या दोनों गलत या दोनों सही। यही बताया ना, उसका सोल्यूशन आज बताऊंगा। एक केस था। अब इस केस में था क्या, इनके झगड़े का कारण क्या था, ये डिवोर्स क्यों लेना चाहते हैं दोनों। सुनना जरा, कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है। मैडम कहती है ये क्या करता है, ये रोज सुबह 6 बजे ऑफिस जाता है, रात को 7 बजे पूरा कंपनी इसको निचोड़ देती है, बहुत मेहनत करता है ये। और ये क्या करता है, हर महीने 20,000 गांव में अपने भाइयों को भेजता है। कह के इसको मैं थक गई कि तेरी वजह से वो सारे के सारे निठल्ले हो गए, कुछ नहीं कर रहे। तू पैसे भेजता है, वो पैसों से एंजॉय करते हैं, इसलिए वो कुछ काम नहीं कर रहे, तो तू ये काम करना बंद कर। सुनता नहीं है मेरी बात, और मुझसे इसलिए सहन नहीं होता, इसकी मेहनत में देखती हूं, वो कुछ नहीं करते हैं। फिर भी उनको जो है ग्रैटिट्यूड नाम की कोई चीज नहीं है उन लोगों के अंदर। तो मैडम जो कह रही थी वो ठीक था या गलत था, बताइए। सही है ना, उसके हिसाब से तो बिल्कुल सही है ना, कि वो जो कह रही मेरा पति इतनी मेहनत कर रहा तो 20,000 क्यों दे रहा भाई उन लोगों को। तो मैंने उसको पूछा कि आप ऐसा क्यों काम करते हैं, जब वो लोग भी तो मतलब समझदार है, नौकरी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो तुम हर महीने क्यों 20-20 हज़ार रुपये उनको भेजते हो।
अब सुनना जरा उसकी कहानी। कई बार आपको दो तरफी कहानी समझ में नहीं आती है, इसलिए राइट डिसीजन नहीं आप ले पाते, इसलिए कंफ्यूज। तो क्लैरिटी कैसे चाहिए? क्लैरिटी, सब्जेक्ट की क्लैरिटी जब तक नहीं होगी तब तक आप राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और फिर जिंदगी भर अपने लिए वो डिसीजन का मातम मनाना पड़ेगा। मातम मनाने से सीन चेंज होने वाला नहीं है। मैंने उसको पूछा क्यों करते हो आप ऐसा काम? बिल्कुल सही कह रही है। उसने कहा कि हम 3 भाइयों में मैं सबसे छोटा हूं और पढ़ने लिखने में मैं सबसे इंटेलिजेंट था। तो मेरे पिताजी किसान हैं, उन्होंने सोचा कि ये 2 लोग इतने शार्प नहीं है पढ़ाई में, ये जिंदगी में कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे, तो टोटल पैसे की इन्वेस्टमेंट मेरे पे करी कि ये कुछ कर लेगा तो इन 2 को भी तार लेगा। अपने भाइयों का हक खा के आज मैं इंजीनियर बना हूं, और इस चीज का एहसास है मुझे। और मेरी 2 लाख रुपए सैलरी, अगर मैं 20,000 रुपए उनको दे रहा हूं, वो मेरे माँ बाप का ध्यान रखते हैं, गांव के घर का ध्यान रखते हैं, खेती का ध्यान रखते हैं। अगर वो ना होते ना तो मेरे को तो वहां रहना पड़ता। उनकी वजह से मैं बहुत कंफर्टेबल हूं यहां। इसलिए सागर में से 2 बूंदे अगर मैं दे रहा हूं, और वो भी मैं अपने पैसे दे रहा हूं, इसके थोड़ी दे रहा हूं। अगर इसके दे रहा हूं तो इसका पूरा राइट है ये कहने का कि तुम ये काम मत करो। अब ये जो कह रहा था ये भी सही है या गलत है? तो फिर ये डाइवर्स क्यों ले रहे? 2 सही लोग कैसे डिवोर्स ले सकते हैं? बताओ। मैंने उसके हस्बैंड को एक चीज पूछी, अब सॉल्यूशन बताता हूं। मैंने उसको पूछा कि जब तुम 20,000 रुपए अपने गांव में भाइयों को भेजते हो, इसको क्यों बताते हो? इसको बताने की क्या जरूरत है? अब सुनना जरा, इमोशनल वीकनेस सुनना जरा। बोला मैं बड़ी ईमानदारी से चलना चाहता हूं। मैंने कहा ले फिर डाइवर्स। देखो, कोई भी इमोशन है ना, वो जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही है अपनी बाउंड्री के अंदर रहना। उन दोनों को कहा अगर आप जीवन में सुखद रहना चाहते हैं, मैडम को कहा आप अपनी बाउंड्री में रहिए और ये अपनी बाउंड्री में रहें। अपनी बाउंड्री में रहकर सलाह देनी। हम तो कूद कूद के सामने वाले की बाउंड्री में घुस जाते हैं, अभिमन्यु की तरह। और बाउंड्री में घुसना हमको बहुत बढ़िया आता है, लेकिन बाहर निकलने का फिर कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है। किस्मत नहीं खराब है, तुम्हारी आदतें खराब है। ठीक है? हमारे परिवार में कोई भी समस्या हो, कोई भी मुझे कहानी सुना ले, मैं कभी कूदता नहीं कूदना। इसलिए तीनों भाई एक साथ रहते हैं। क्यों? अगर कूदोगे आप तो सीन बनने ही वाला है। अब वैल्यू सिस्टम होगा तो कैसे होगा? आप चीजों को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। आपको यह समझ में आएगा कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। उस हिसाब से आप क्या करोगे? सीन को हैंडल करने की कोशिश करोगे। तो एक चीज पक्की, नहीं कोतवाल साहब, अगर मैं अपने ही सर्कल में रहा तो बच्चा तो तब तक खराब हो जाएगा। बोले क्योंकि वो तो सर्कल से टोटली आउट हो चुका है, तो मेरे को भी सर्कल से बाहर निकलना पड़ेगा उसको बचाने के लिए। नहीं, विद इन द बाउंड्रीज रहकर। क्यों? देखो, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम आप मुझे समझ पाएंगे कि नहीं, मैं गारंटी भी नहीं देता हूं कि आप मुझे समझेंगे। कोशिश करना, पूरे दिल से सुनना, आपको जरूर समझ में आएगा। इस दुनिया में आपके साथ जितने भी लोग आए हैं ना, वो अपनी किस्मत को लेके आए हैं। आप कुछ नहीं कर सकते। मत कूदिए, आप मत घुसिए दूसरों के सर्कल में। क्यों? तहस नहस हो जाएगा सब कुछ। वो अपने भाग्य को लेके आए हैं। आप जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। क्या करिए? एक्सपीरियंस शेयर करिए कि बेटा जब मैं इस हालत में थी या था तो मैंने क्या किया था। हम क्या कर जाते हैं, करते हैं वहां पर? मुरारी बापू बन जाते हैं, ज्ञान बांटने लग जाते हैं। क्या बनते हैं? बापू बन जाते हैं, ज्ञान बांटने लग जाते हैं। उसको ज्ञान की जरूरत नहीं है, उसको एक्सपीरियंस की जरूरत है कि जब आपके जीवन में इस समस्या आई तो आपने क्या किया। तो अपनी जो बाउंड्री है, एक पत्नी के रूप में, एक पति के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक पिता के रूप में, उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना। उस बाउंड्री में क्या चीजें इंक्लूड हो रही हैं, वो चीजों का आपने ध्यान रखना है। जैसे मेरा बच्चा है, वो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, रात रात भर वो मोबाइल देखता है, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं, पढ़ने में इंटेलिजेंट है लेकिन ध्यान नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूं, उसको समझाता हूं, नुस्खे लगाता हूं, तरीके बताता हूं, लेकिन वो फिर भी मेरी बात को नहीं मानता। तो इससे तय है कि वो अपने कर्म का कुछ ऐसा फल जीवन में लेके आया है
कि वो उस फल को एक्सपीरियंस करने के बिना रह नहीं सकता। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैंने कई सारे लोगों की जीवन कहानियाँ पढ़ी हैं। गौतम बुद्ध साधु बन के ही धरती पर पैदा हुआ था, तो उनके पिताजी ने 5 और 10 पैर 20 नाखून का जोर लगाया कि वो कभी भी साधु बना कि नहीं बना। इसलिए रिक्शा वाले के यहाँ कलेक्टर पैदा हो जाता है और कलेक्टर के यहाँ ड्रगिस्ट। आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, तो फिर काय को इतना दिमाग खराब करना है। तो किसी ने कहा बाबूजी रोते क्यों हो? बोले अपनी तो शक्ल ही ऐसी है। कैसे हो गई? बस रोते रोते, रोने की आदत डाल दी ना, तो रोते रोते क्या हो गया, शक्ल ही हमारी वैसी बन गई। तो विदिन द बाउंड्री रह करके आपने क्या करना है, निर्णय लेने हैं। इमोशन आपको ट्रिगर करेंगे, प्रोवोकेट करेंगे, उकसाएंगे कि मेरे बच्चे के साथ जुल्म हो रहा है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, मैं ये नहीं होने दूंगा। ये जो ओवर प्रोटेक्शन है ना आपकी, वो उनको फ्रेजाइल बना रही है। मैं पर्सनली कहता हूं गिव टफ टाइम टू योर किड्स टू मेक देम स्ट्रांग। लेकिन हम क्या कहते हैं, मैंने बड़े दुख झेले, मैं नहीं चाहता हूं इनके जीवन में कोई समस्या आए। तो फिर वो हर बार शोल्डर ढूंढेगा आपका रोने के लिए। और जिस बच्चे ने 10 बार बचपन से सुना हो मेरा राजा बेटा राजा बेटा, बॉस बोलेगा 1 नंबर का गधा है। अब उसने जिंदगी में गधा शब्द कभी सुना ही नहीं, तो क्या करेगा? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास एक आया था इंजीनियर, उसको बॉस ने बोला तू गधा, वो नौकरी नहीं जाता है। मैंने पूछा क्यों नहीं जाता है? बोले मेरी माँ मुझे इतना प्यार करती थी, मेरे पापा बहुत प्यार करते थे। बॉस पापा थोड़ी है, वो तो वैसे ही रिएक्ट करेगा क्योंकि वो खुद टेंशन में है। उसको ऊपर एक और पापा है वहां बैठा हुआ कारपोरेट ऑफिस में, वो वहां से पंप करता है और वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे मेरे एक बॉस थे, सुबह सुबह बहुत मतलब टेंशन में, मराठी थे, अब दिल पे मत लेना, तो मुझे कैबिन में बुलाया, लेफ्ट राइट टोटल किया, जो उनके अंदर था सारा का सारा वोमिट कर लिया। मैं चुपचाप सुना और बाहर आ गया। उनको लगा कुछ ज्यादा हो गया आज तो फिर मेरे को फोन किया, आओ कैबिन में आ जाओ। मुझे लगा कितनी दुखद आत्मा, अभी भी तृप्ति नहीं हुई क्या? तो मैं फिर गया कैबिन में, तो मुझे कहते हैं कोतवाल साहब सॉरी, मैं भी आप ही की तरह एक अच्छे खानदान से हूं, लेकिन क्या करूं, वो जो ऊपर बैठता है ना, हमारे जो यूनिट हेड थे वो ऊपर बैठते थे फर्स्ट फ्लोर में, हम लोग ग्राउंड फ्लोर में बैठते थे। वो जो ऊपर बैठता है ना, वो रोज सुबह सुबह प्रसाद बांटता है मुझे, और प्रसाद के लिए कहावत है कि मिल बांट के ही क्या है, मिल बांट के ही। मेरा ऐसा मानना, एक दुखी आदमी ही किसी को दुख दे सकता है, हाँ या ना? आप देखो जिस दिन आप बहुत दुखी हैं, छोटी सी बात पे भी आप भड़क जाते हैं, और जिस दिन मूड बहुत बढ़िया लल्लन टॉप जैसा है, तो कोई बड़ी बात भी आपको बहुत छोटी ही दिखाई देती है, हाँ या ना? इसलिए एक लाइन बोलता हूं, कैरी करना, दुख और सुख ये मन के 2 विकल्प हैं। दुख और सुख ये मन के 2 विकल्प हैं। जिस दिन मन वश में है उस दिन आप सुखी हैं, और जिस दिन आप मन के वश हैं उस दिन आप दुखी हैं। 2 ही विकल्प हैं आपके मन के पास, चॉइस है आपके पास, आप क्या करना चाहते हैं। समस्याएं ओवरटेक कर लेती हैं, कैसे कर लेती हैं? दूसरा, जो आजकल जैसे हमारी बहनें हैं, इनके कंफ्यूजन का डिसीजन नहीं ले पाते हैं, पेरेंटिंग डिफरेंट है। हस्बैंड वो जो होता है वो बड़ा लिबरल रहता है, फादर बहुत लिबरल रहता है, और मदर कैसी होती है, बड़ी अथॉरिटेटिव, ठीक है, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, ये चीज वो चीज। तो बच्चा जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है कि पिताजी का जो वे ऑफ जो ट्रीटमेंट है वो सही है या मम्मी का जो वे ऑफ ट्रीटमेंट वो सही है। इस हालात में एक लेडी 3 दिन यहां आने से पहले वो आई, मुझे कहती मुझे घर छोड़ करके भाग जाना है। मैंने कहा क्यों? ये कुछ नहीं कहते इसको, मैं बहुत कुछ कहती हूं तो ये मुझे कहता है कि तू मेरी दुश्मन है। पापा मुझे कभी कुछ नहीं कहते हैं। तो ये जो डिफरेंट स्टाइल है ना हमारा जो ऑपरेटिंग, वो भी कभी कभी क्या करता है, कंफ्यूज कर लेता है बच्चों को। तो करना क्या है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। कौन कौन लोग हैं जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं यहाँ, तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वरना 100 एम्प्लॉय तो 100 तरीके से काम करेंगे। तो हमारी फैमिली में कोई एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कोई सिस्टम है काम करने का? नहीं। जब तक आप वैल्यूज को लाइफ में इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे तब तक आप लाइफ में कभी भी कोई स्टैंडर्ड आपके जीवन में आने वाला नहीं है। अब लास्ट लाइन 5 मिनट में मैं कंक्लूड करूंगा एंड देन वी विल स्टार्ट टेकिंग देयर क्वेश्चंस। अब निर्णय कैसे लेना है, आखिरी सोल्यूशन देता हूं आपको मैं, एकदम रामबाण, आपको लगेगा वाह आज मुझे मेरी समस्या का सही सोल्यूशन मिला।
मैं अब आपकी 100% अटेंशन चाहता हूं। मैं सिर्फ 5 से 7 मिनट लूंगा इस टॉपिक पे। इसको लास्ट में इसलिए रखा मैंने, आई वॉन्ट यू ऑल टू रिमेंबर दिस बिफोर यू लीव दिस प्लेस। इस जगह से बाहर जाएं, आप इसको याद रख पाए। डिसीजन कब और कैसे लेना है, ये एक आर्ट है। जिंदगी में एक चीज याद रखना, यंगस्टर्स के लिए भी, कितने यंगस्टर्स बैठे हैं बिलो 30? काफी सारे बैठे हैं ना। अच्छा ठीक है, बड़ों के लिए, अडल्ट्स के लिए भी है और बुजुर्गों के लिए भी है। जीवन में निर्णय कभी मत लेना जब आप इमोशनली बहुत चार्ज हैं, फुल इमोशन से घिरे हुए हैं। नेगेटिव इमोशन या पॉजिटिव इमोशन। पॉजिटिव माना प्रेम हो गया तो दुनिया एक तरफ, तो हम इधर ही जाएंगे। और जब डिवोर्स की सिचुएशन आई तो इतने नेगेटिव इमोशन कि अब इसके साथ बिल्कुल नहीं रहे। जब भी आप जीवन में फुली लोड हो इमोशन से, कोई निर्णय नहीं लेना है। क्यों? जंक माइंड सही निर्णय लेता है या एक क्लियर माइंड सही निर्णय लेता है, बताइए। तो आप निर्णय पता कब लेते हैं? जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशन से ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि वो इमोशन आपको कोई ना कोई निर्णय लेने के लिए प्रोवोकेट करते हैं। कुछ नहीं करना है। कल क्या बताया था? ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये दिमाग में रखना, और थोड़ा शांत हो जाना है। जैसे हालात शांत हुए उसके बाद आपने निर्णय लेना है। तो पहला नियम क्या है? जब भी आप इमोशन से बहुत भारी हो, कोई निर्णय नहीं लेना। दूसरा, प्रेम और नफरत, इन दोनों इमोशंस में आके कोई निर्णय नहीं लेना है। नफरत हो गए तो तेरी शक्ल ही नहीं देखूंगा, और प्रेम हो गया तो तेरे लिए सबको मैं छोड़ दूंगा। ये एक्सट्रीम इमोशन है। और आप सब लोग हिट कब होते हो? जब आप एक्सट्रीम इमोशनल हो जाते हो। फिर कभी हाथ चल जाते हैं, मुंह चल जाता है, या कुछ कुछ चल जाता है, फिर जिंदगी भर हम परेशान हो जाते हैं। डिसीजन लेने के लिए 2 चीजें आपको काम में आएगी। करेंगे तो बोलो, पहले वादा करो कि करेंगे। पक्का? कितने लोग हैं? अब बैठना नहीं। हेलो, वादा करो कि आप करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय वर्ड्स। मैं अपने शब्दों को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता हूं। पक्का करेंगे तो आपको मैं सलाह दूंगा, ठीक है? कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर। जिंदगी में जब भी आप अपने आप को चौराहे पे पाएं, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, या आपकी पर्सनल लाइफ में, चौराहा कि ये समझ नहीं आ रहा कि सीधा निकल जाऊं तो भला, या राइट टर्न ले लूं, जीवन में राइट टर्न ले लूं तो भला, या लेफ्ट टर्न ले लूं तो भला, या फिर यू टर्न लेके जहां से आया था वहां से निकल जाऊं। कंफ्यूज, चौराहे पे पाएंगे आप, बिजनेस में भी, सोशल लाइफ में भी, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी, सोशल लाइफ में भी। तो जब भी आप जीवन में चौराहे पे खुद को पाओ, और ये चौराहा 8 साल के बच्चे के जीवन में भी आता है, 25-50 साल की उम्र के वाले के पास भी आता है, और 90 साल की उम्र वाले के पास भी वो चौराहा आता है। ये चौराहा आपकी जिंदगी में कभी भी आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। एक ही स्टैंडर्ड आपने यूज करना है। जब भी आप, whenever you find yourself on a circle, चौराहे पे जब आप अपने आप को पाओ, पहली चीज, हर बात में कल्याण है। पहली चीज, जोर से बोलिए, रिपीट करिए। हर बात में कल्याण है, ये सोच करके निर्णय ले लीजिए। हर बात में कल्याण है, ये सोच करके निर्णय ले लीजिए। और अगर मान लो निर्णय लेने के बाद कल्याण ना हुआ, तो फिर ये कीजिए। क्या? एक कहानी सुनाता हूं आपको। रतन टाटा जी को जानते हैं आप सब लोग? प्रैक्टिकल सुनाऊंगा आपको, इधर उधर की कहानी बिल्कुल नहीं। रतन टाटा जी ने जब जैगवार और रेंज रोवर खरीदा, वो अपने दौर का सबसे कठिन टाइम था रेंज रोवर और जैगवार के लिए। जैगवार की जो गाड़ी है 1 करोड़ से ऊपर बेस मॉडल स्टार्ट होता है। तो रतन टाटा जी ने क्या किया, ये निर्णय लिया कि मैं जैगवार खरीदूंगा और रेंज रोवर खरीदूंगा। जब डील हुई, डील होने के बाद जब वो इंडिया वापस आए, वो डील क्यों की थी उन्होंने, उसके पीछे एक इमोशन था। वो मैं आपको, अगर मुझे टाइम मिला तो जरूर सुनाऊंगा, नहीं तो मैं उसको छोड़ दूंगा यहाँ, उसको भूल जाइएगा। उसके पीछे भी एक स्टोरी थी, उस स्टोरी को आप छोड़ दीजिए। इंडिया में जब आए तो मीडिया ने उनका इंटरव्यू लेते हुए, एक मीडिया लेडी ने उनसे पूछा कि सर, जैगवार और रेंज रोवर इंटरनेशनल मार्केट में पूरी तरह से पिट चुकी हैं, तो आपने इसको खरीदने का निर्णय क्यों लिया? तब उन्होंने एक जवाब दिया था,
लेडी ने पूछा कि इतना गलत, इतना खराब निर्णय आपने कैसे लिया और क्यों लिया? तब रतन टाटा जी ने एक बात कही थी कि मैं रतन टाटा जिंदगी में किसी भी निर्णय को सही और गलत नहीं मानता। मैं सिर्फ और सिर्फ निर्णय लेता हूं, अगर सही निकला तो ईश्वर की कृपा मानता हूं, और अगर सही नहीं निकला तो उसको ठीक करने की औकात रखता हूं। क्या? अगर निर्णय सही निकला तो ईश्वर की भावी समझता हूं, उसकी कृपा समझता हूं, और अगर ठीक नहीं निकला तो उसको ठीक करने की औकात रखता हूं। बस जिंदगी में ये दूसरा नुस्खा आपने डिसीजन लेने के टाइम जो है करना है कि पहला थॉट की डिसीजन ले लिया, जो होगा अच्छा होगा, अगर अच्छा नहीं हुआ तो मैं उसे अच्छा प्रूव करके दिखाऊंगा। और दूसरी चीज बताता हूं कि दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी इवेंट सही और गलत नहीं होता है, ये हमारी मानसिकता तय करती है कि ये सही है या गलत है। जैसे मान लो कोई किसान है, यहां बैठे किसान है कोई, अच्छा पीछे बैठे हुए, उन्होंने केले की खेती लगाई है, और वो कह रहे थे, आज सुबह भगवान को कह रहे थे कि प्रभु सारी खेती सूख रही है, आज तो बरसो। आज सुबह बोल रहे थे आज तो बरसो। और हमारे शांता दीदी बैठे हैं, वो कह रहे थे प्रभु आज बिल्कुल मत बरसना क्योंकि अगर आप बरसेंगे तो फिर हम तरसेंगे, कोई नहीं आएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि बारिश अच्छी है या बुरी है? ना अच्छी है ना बुरी है, दो लोगों के मन का स्वार्थ डिसाइड करता है कि वो अच्छी है या बुरी है। तो आपके जीवन में कोई भी घटना अच्छी और बुरी, आपकी मानसिकता उसको लेबल लगा लेती है कि ये अच्छी नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूं कि आज काफी चीजों की आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको बहुत कौंध रहा है, अंदर से बहुत जो है प्रोवोकेट कर रहा है कि ये मेरा प्रश्न अभी तक कवर नहीं हुआ, तो आपके पास टोटल फ्रीडम है। नाम बिल्कुल नहीं लिखना, क्योंकि क्या है, हमको कई बार हम गरिमा भी मेंटेन करते हैं ना कि भाई मैं अपना प्रश्न लिखूं और पता चले किसी को मेरे बारे में कि इसकी लाइफ में ऐसा चला। ऐसा कोई जरूरत नहीं है, नाम मत लिखिए। आप एक प्रश्न लिखिए। आप सबके पास कागज है, कहा था कल घर से लिख के लाना। कोई लाए हैं लिख के? डोंट रेज योर हैंड। लिख के लाए हैं तो ये सामने टोकरी रखी है, आप सब लोग उसमें अपना अपना प्रश्न लिख के रख दीजिए। अगर लिखना नहीं, किसी को अगर माइक पे बोलना है तो हमारी टीम है, वो आपको, आप हाथ उठाइएगा, वो आपको माइक देंगे। प्लीज गेट रेडी, वन ऑफ यू। ओके, तो आप माइक ले लीजिएगा और माइक से आप अपने प्रश्न को पूछेगा। मिताली सिस्टर जो है वो प्रश्न रीड करेंगी और मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मिताली बन, आप ऊपर आइए, है ना। अच्छा, एक और कुर्सी जो है अरेंज करनी पड़ेगी।